हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आप लोग के लिए भौतिकी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है गुरुत्व के अधीन गति। इसमें हम मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अधीन गति के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं सभी विद्यार्थी से यह कहना चाहूँगा कि हर वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, अधूरा कभी नहीं देखें। और सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का प्रयोग ज़रूर कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्होंने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? उस वैज्ञानिक का नाम ब्रह्मगुप्त है। ब्रह्मगुप्त ने ही बताया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है आइजैक न्यूटन ने दिया था, याद रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन यानी यूनिवर्सल रूल का प्रतिपादन न्यूटन ने ही किया था। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक शिप छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या होगा, गतिमान होगा। अगर अंतरिक्ष यान से, ठीक है, जो चक्कर लगा रहा है, अगर एक शिप छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ वो शिप उसी गति से क्या होगा, गतिमान करेगा। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर पाती है, कारण क्या है? इसलिए नहीं गिर पाती है कि गुरुत्व के केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो तल के अंदर रहती है, इसीलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर अगर दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता? अभी जितना गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 1/4 होता। यानी अभी पृथ्वी और सूरज के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को दुगुना कर दिया जाता है तो दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका वो 1/4 गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? 1/4 होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? उसका भार अपरिवर्तित होता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से अगर पृथ्वी पर गिराया जाता है तो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। वह क्या हुआ, यानी सभी साथ पहुंचेंगे। क्या होगा, सभी टुकड़ा साथ ही पहुंचेंगे, सिर्फ कोई एक ही टुकड़ा नहीं पहुंचेगा, सभी टुकड़े ही साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से अगर गिराया जाता है तो क्या असर होगा? देखिए, हवा में अगर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को, अगर दोनों का भार समान है और समान ही ऊंचाई से अगर हम गिराते हैं तो लकड़ी की गेंद क्या होगी, बाद में गिरेगी। क्या होगी? बाद में गिरेगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो क्या असर होगा? तो देखिए, अगर एक जो है 10 केजी का है, दूसरा 1 केजी का है, ठीक है, दोनों को अगर एक ही डिस्टेंस से गिराया जाता है तो क्या होगा, भूमि पर दोनों गेंद ए और बी साथ ही पहुंचेंगे। क्या होगा, दोनों साथ पहुंचेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है कथन वाला है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। 100 एकदम सही है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये भी सही है। देखिए, दोनों का कथन तो ठीक है बट कारण गलत है। क्या है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है।
किसी भी पिंड का भार ध्रुव पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। मानव शरीर का भार सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कहाँ होगा, तो मानव शरीर का ध्रुव पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा मानव शरीर का भार। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ ग्राफिकली जो दिया हुआ है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में अगर समय t हो, समय t में विस्थापन d का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र है। ठीक है, यानी ये बता रहा है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है तो गिरने वाले जो कण है वो t समय में d विस्थापन यानी d डिस्टेंस दूरी तय करता है, तो उसका जो है ग्राफिक रूप से क्या होगा, यानी उसका जो है डायग्राम किस तरह का होगा। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा। इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और इस डायरेक्शन में क्या है, टाइम है। और हमारा ये दोनों के डिस्टेंस और टाइम के प्रदर्शित करने वाले ये लाइन है। ठीक है, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है। ठीक है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है, एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पर से नीचे की ओर फिसलता है। क्या होता है, आनत पर से ऐसा नीचे की ओर फिसलता है, ऐसे फिसलता है। अध स्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या होगा, यानी यहाँ से जो है पिंड यहाँ पे है और यहाँ से इसको यहाँ तक आने में क्या है, समय क्या लगेगा, तो उसको समय वो जो हमारा t टाइम लगेगा वो 1/sin थीटा इंटू क्या होगा, √2/g लगेगा हमारा, ये सही होगा। ठीक है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। यानी एक बहुत ही ऊंची इमारत है, वहाँ से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से नीचे क्या होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, समान त्वरण के साथ छोड़ दिया जाता है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो 3 सेकेंड बाद उसका वेग जो है 29.4 मीटर पर सेकेंड होगा। जब वो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, उसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। देखिए अभी जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है इसको ही सेम रखा जाए, लेकिन त्रिज्या को 1% घटा दिया जाए तो पता है क्या असर पड़ेगा, जी का मान 2% हमारा बढ़ जाएगा। जी का मान क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा, 9.8 यानी 980 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है। ठीक है, गुरुत्वजनित त्वरण का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण 10⁻6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए इस सिचुएशन में जो है, अगर इसको हम न्यूमेरिकली इसको हम मैथमेटिकली अगर सोल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 kg आएगा। इसमें मैं सोल्यूशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सोल्यूशन करने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में फिजिक्स से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है सबका मैं वीडियो सोल्यूशन जो क्वेश्चन सोल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकली हमें जानकारी लेनी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारहीनता होती है, भारहीनता कब होती है, जब गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति में हो तब हम भारहीनता महसूस करते हैं। यानी जहाँ गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल नहीं है वहाँ क्या है, वहाँ भार शून्य होता है। पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु में भार गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए तो उस वस्तु में भार होगा ही नहीं, वो शून्य भार होगा। भारहीनता होती है, भारहीनता कब होती है, हमारा जब गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति में होता है तब क्या होता है, भारहीनता होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ सुमेलित करना है, एक साइड में जो है
कुछ एलिमेंट, कुछ किरण दिया हुआ है, कुछ बीमारी दिया हुआ है और एक साइड में वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है। जैसे रेडियम, रेडियम क्या है? एक प्रकार का तत्व है जो क्या होता है, देखिएगा वो क्या होता है, कुछ लाइट को रिलीज करता है, लाइट को क्या है, रिलीज करता है। और रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया। देखिएगा नाइट में भी अगर रेडियम को देखिएगा तो नाइट में भी क्या है, ऐसा लगता है कि वो लाइट को इंक्रीज रिलीज कर रहा है, लाइट देता है। नाइट में भी पूरा एकदम अंधेरा हो, उसमें भी हम रेडियम को अच्छा से देख सकते हैं। ठीक है। उसका पेंसिलिन, पेंसिलिन क्या है? तो पेंसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है जिसका खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है। एक्सरे मशीन जो होता है जिससे कि शरीर के टूट फूट हड्डी को जो है एक्सरे करके देखा जाता है, तो उस मशीन का एक्सरे का खोज किसने किया था? W.K. रॉन्टजन ने। एक्सरे यानी एक्स किरण होता है, उस किरण का खोज W.K. रॉन्टजन ने किया था। याद रखेंगे इसे। चेचक, चेचक एक प्रकार का बीमारी होता है जिस बीमारी का के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया। यानी चेचक की चेचक जो बीमारी होता है उसके टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। याद रखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं। कारण क्या है? क्या कारण है कि इतनी तेज गति, पृथ्वी इतनी तेज गति से भी घूमती है फिर भी हमें अनुभव नहीं होता है कि पृथ्वी घूम रही है? इसका कारण क्या है? तो देखिए, अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या होती है? शून्य होती है। हमारी गति शून्य होती है। कहने का अर्थ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जितना स्पीड से घूमती है, पृथ्वी के अक्ष की अपेक्षा हमारी गति क्या होती है? शून्य होती है। यानी पृथ्वी की गति के साथ साथ ही हम भी उतना ही गति करते हैं। तो कोई भी दो पदार्थ अगर दोनों एक साथ हो और दोनों सेम स्पीड से मूव करता हो तो एक दूसरे को कोई फील नहीं कर पाएगा कि हम मूव कर रहे हैं दोनों। ठीक है। वही रीजन पृथ्वी पर भी है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, यानी अचानक खत्म हो जाता है, तो क्या असर होगा? तो अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक अगर खत्म हो जाता है तो वस्तु का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। देखिए, कहीं भी पृथ्वी पर आप कहीं भी वस्तु को रखिए, उसका भार चेंज होगा लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। आप उस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाइए या सूरज पर ले जाइए, जहाँ भी ले जाना हो, उसका जो है मास चेंज नहीं होता है, उसका भार चेंज होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ आंसर दिया हुआ है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। भार यानी बदल जाएगा, जो पहले जितना था उससे क्या हो, जीरो हो जाएगा या उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान वहीं रहेगा। लेकिन इसका एक फैक्ट बात है कि जब गुरुत्वाकर्षण अचानक खत्म हो जाता है तो वहाँ भार शून्य हो जाएगा ही। ठीक है। देखिए, यहाँ पे दी हुई क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा जितना भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि, यानी कारण क्या है? करने का अर्थ है कि पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट क्या है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, फिर भी पृथ्वी पर नहीं गिरता है। कारण क्या हो सकता है इसका? तो देखिए, पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण जो ग्रेविटी होता है, उसको जो है एक आवश्यक, यानी उसको जो नीड चाहिए, उसको जितना जरूरी है, उसको एक त्वरण प्रदान करता है, जिस त्वरण के कारण पृथ्वी सूरज की सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ मूव करती है और वो पृथ्वी पर गिर नहीं पाती है। ठीक है। आगे देखेंगे, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह, इसको सैटेलाइट बोलते हैं, स्टेशनरी। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। यानी अपकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है?
यानी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। अपकेंद्रण बल किससे प्राप्त होता है? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अपकेंद्र बल प्राप्त होता है। यही कारण है कि कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी पर जो है चारों तरफ गति करता है और अपने अक्ष पर भी वो गति करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है। यानी जो है अपने अक्ष में जो पृथ्वी के एक उपग्रह क्या है, पृथ्वी को चक्कर लगाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा केंद्राभिमुखी बल के क्या कारण होता है? ऐसा क्यों होता है? यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं उसको, यानी केंद्राभिमुखी बल के कारण होता है। ठीक है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में सबसे प्रबल कौन सा बल है? तो देखिए, प्राकृतिक में जितने भी बल है सब में सबसे ज़्यादा प्रबल बल गुरुत्व बल होता है, जिसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर लिफ्ट में बैठा है, उसका भार ज़्यादा मालूम कब पड़ेगा? उसका भार ज़्यादा मालूम उसको तब महसूस होगा जब वह नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। जब क्या है, जब वो नीचे से ऊपर की ओर गति करेगा, त्वरित होगा, तो वो अपना भार ज़्यादा महसूस करेगा। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसका अपने भार को काफ़ी क्या होगा, कम महसूस करता है। इसे हम याद रखेंगे। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड क्या होती है? जो पेंडुलम होती है, घड़ी का पेंडुलम कहिए या कोई लोलक होती है, जिसको सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, तो उसका जो समय, किसी पेंडुलम का जो समय है, वो समय का बढ़ना या घटना, देखिए अगर कोई सरल लोलक है, वो कितना समय लेती है अपने एक लोलक को पूरा करने में, उस डिपेंड करता है उसकी लंबाई पर। जो उसकी लंबाई जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसका आवर्तकाल उतना क्या होगा, कम होगा। लंबाई बढ़ेगा, यानी सरल की लोलक की लंबाई जो होता है, लंबाई कालावधि होता है, टाइम पीरियड होता है, वो लंबाई के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, कारण क्या है? जो सरल लोलक की घड़ी है, गर्मी में क्या होती है, सुस्त हो जाती है। तो देखिए, कारण ये है कि गर्मी के दिन में जो है उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो हमें पता है कि जब लंबाई बढ़ती है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, घट जाता है। जब टाइम पीरियड घटेगा तो यानी घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जाड़ों के दिन में घड़ी जो है सुस्त नहीं होती, घड़ी की तेज़ हो जाती है। तेज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी लंबाई, लोलक की लंबाई क्या होती है, घट जाती है। तो लंबाई जब घटेगी तो उसका जो गति बढ़ेगा, और जब लंबाई बढ़ेगी तो गति क्या होगा, घट जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल, ठीक है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। एक लड़की जब झूला झूल रही है, अचानक उस पर खड़ी हो जाती है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। एक कथन वाले क्वेश्चन है, इसको जो है हमें काफ़ी ध्यानपूर्वक समझना है। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, यानी एक सिंपल पेंडुलम है, वो दोलन कर रहा है। ऐसे में फर्स्ट में दिया हुआ है, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। ठीक है, एकदम सही कथन है। कोई भी जो है जब अब मध्य स्थिति यानी बीच का पोजीशन पर जब आएगा तो उस समय उसका त्वरण क्या होगा, शून्य हो जाएगा। हर आवर्तन में गोलक के 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है, उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। हमारा जो है ये गलत है। क्या है, ये गलत है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ क्या होता है, कम होता है, एकदम सही है।
क्या है, सही है। देखिए इसमें जो है पेंडुलम रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम जो घड़ी होती है वो ज़्यादा तेज़ गति से कब चलती है, तो जाड़े के दिनों में ज़्यादा तेज़ गति से चलेगी, शीतकाल में तेज़ गति से चलेगी। शीतकाल में तेज़ गति से इसलिए चलती है क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होता है, घट जाता है। तो लंबाई जब क्या होता है, शीत को पाकर ठंडा को पाकर क्या होता है, सिकुड़ जाता है यानी घट जाता है। तो जब घटेगा लंबाई लोलक का तो क्या होगा, आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा। इसलिए सॉरी, ठीक है, जब उसका लंबाई, जब लंबाई क्या है, लंबाई घटेगा तो उसका गति क्या होगा, बढ़ जाएगा। एकदम मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लंबाई बढ़ेगा तो गति घटेगा, लंबाई घटेगा तो गति बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पर प्लायन वेग का मान कितना होता है? प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि प्लायन वेग होता क्या है। तो प्लायन वेग का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु उतना स्पीड से फेंका जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए। यानी पृथ्वी का जो जहाँ तक ग्रेविटी लगता है, उसे गुरुत्वाकर्षण लगता है, उस पोजीशन को अगर पार कर जाता है तो उस वेग को हम प्लायन वेग कहते हैं। यानी अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी से हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रफ्तार से अगर फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एरिया को पार कर जाता है वो, और वो ऊपर चला जाता है, फिर रिटर्न कभी धरती पे नहीं आता है। इसलिए उस मान को क्या कहते हैं, उस मिनिमम रेंज को, उस मिनिमम मान को एक प्लायन वेग कहते हैं, जिसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम इसे दिमाग में रखेंगे। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा, क्या वह पृथ्वी पर आपस गिरेगी? हाँ, वो पृथ्वी पर वापस ज़रूर आएगी, क्योंकि उसका जो मान है वो जो है, उसका मान क्या है, उसका मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम है। तो हमने क्या बताया था कि किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करना हो तो कम से कम उसका स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। लेकिन क्या है, उससे कम है, उससे कम होगा तो पृथ्वी पर फिर रिटर्न गिर जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना कम है कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वहाँ के वायुमंडल प्लायन हो जाते हैं। यानी वो जो है, पहले ऐसा नहीं, वहाँ भी वायुमंडल था, लेकिन जब उसका गुरुत्वाकर्षण कम हो गया तो वहाँ का वायुमंडल क्या हो गया, प्लायन हो गया, प्लायन कर जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इस पर गैस अणु का प्लायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल से कम होता है। एकदम सही है। आज का जो हमारा ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति यानी मोशन अंडर ग्रेविटी का जो चैप्टर ख़त्म हुआ। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि कभी भी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, अधूरा नहीं देखें। तो चलिए मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।